अधिवेशन का हमारा दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन का पहले सत्र का जो विषय है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। यह प्रोग्राम कॉमन मिनिमम विकास का कार्यक्रम नहीं है बल्कि कॉमन मिनिमम धोखेबाजी का कार्यक्रम है, क्योंकि भारत का जो प्रचार माध्यम है उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर ही इसका प्रचार और प्रसार किया। तो इसका अगर हम लोग मराठी में अनुवाद करके लोगों को देते थे तो भ्रांति होने का ज्यादा खतरा है, आशंका होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि लोगों को जानकारी है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये जो चाहे अंग्रेजी शब्द हो तो लोगों को यही पढ़ने को मिला होता है। तो इसी को सब्जेक्ट में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी विषय जब भी चर्चा के रहते हैं उसके पीछे का निश्चित मकसद होता है, उद्देश्य होता है, और निरुद्देश चर्चा करने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। ये भी विषय है जिसका एक निश्चित लक्ष्य है, निश्चित उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? तो जो मूलनिवासी बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की और उनके द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राजग की सरकार को देखा और उस सरकार के कार्यक्रम को देखा, उस कार्यक्रम को महसूस किया, तो हमारे लोगों ने माना कि राजग गठबंधन की सरकार हमारे लिए एक संकट है और इस संकट को हटा देना चाहिए, इसको दूर कर देना चाहिए। चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद हमारे लोगों ने सरकार को बदल दिया। सरकार को बदलने के बाद मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने सोचा, क्या सोचा? अब हमारा संकट खत्म हो गया। क्या सोचा? सोचा कि हमारा संकट खत्म हो गया। तो जब मैं देश भर में प्रतिदिन घूमते रहता हूं तो मैंने देखा, अरे लोग सोच रहे हैं कि संकट खत्म हो गया। तो मुझे लगा हमारे लोग सोच रहे हैं संकट खत्म हो गया है, यही सबसे बड़ा संकट है। ये जो हमारे लोगों ने सोचा कि ये संकट खत्म हो गया है, ये जो हमारे लोगों ने सोचा, मुझे लगा यही सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि ये जो भ्रांति हमारे लोगों के मन और मस्तिष्क में निर्माण हुई कि बीजेपी का और राजग गठबंधन ने जो संकट खड़ा किया था इसे हमने खत्म कर दिया है, अब हमारे ऊपर जो संकट था वो खत्म हो गया है। ये जो भ्रांति हमारे लोगों के मन और मस्तिष्क में निर्माण हुई, मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा संकट है। तो ये संकट अगर बहुत बड़ा है तो इसका कारण है ये भ्रांति। ये जो भ्रांति है ये हमारे सामने नया संकट खड़ा कर रही है, तो इस संकट को पहले दूर करना होगा। तो संकट को दूर करने के लिए हमारे लोगों के मन और मस्तिष्क में जो भ्रांति पैदा हुई है उस भ्रांति को दूर करना होगा। अगर हम इस भ्रांति को दूर कर देते हैं तो फिर हमारे लोगों को एहसास होगा सारा संकट तो बचा, बल्कि संकट ज्यादा गहरा हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने जो संकट
पैदा किया था कम से कम पता चलता था। ये जो बदमाश लोग हैं, थोड़े ज्यादा बदमाश लोग हैं, ये संकट को कायम रख रहे हैं मगर पता भी चलने नहीं दे रहे। ये ज्यादा बदमाश लोग हैं। तो इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया, सोचा कि ये जो भ्रांति हमारे लोगों के मन और मस्तिष्क में है, इस भ्रांति को दूर करना होगा। ज्यादा समय नहीं हुआ, कॉमन मीनिंग प्रोग्राम भी आया हुआ है। बहुत जल्दी हमारे लोगों को समझना होगा। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर जो लोग बातों को जल्दी समझ लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं, उनको इमीडिएट उसको जनता के सामने जन जागरण के कार्यक्रम में परिवर्तित करके लोगों को तैयार करना चाहिए। तो ये कार्यक्रम हमने इसीलिए बनाया ताकि इस क्रांति को जो लोग ऐसा समझते हैं कि संकट खत्म हो गया है, इस भ्रांति को दूर करना होगा। और दूर करने के लिए ही ये सब्जेक्ट हमने डिजाइन किया है। और जो 2-3 लोगों के स्पीच आप लोगों ने सुने, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोगों ने भी सुने और जितनी भी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध हुई, तो आप लोगों को ऐसा हो गया होगा कि संकट नहीं हुआ है, संकट अभी बरकरार है, बल्कि संकट को नए नए तरीके से और जारी रखने का कार्यक्रम जारी है। इसलिए साथियों, ये जो विषय है, इस विषय को रखने के पीछे का निश्चित मकसद है, उद्देश्य है। और वो उद्देश्य है कि लोगों को संकट बरकरार है, इसकी जानकारी लोगों को पहुंचाया जाना जरूरी है। इसीलिए ये विषय साथियों चर्चा के रखा हुआ है। थोड़ा हम लोगों को अगर विषय के विस्तार में जाना है, तो इस विषय को अगर समझना है, तो बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में जाकर कुछ चीजें हम लोगों को समझनी हो। अगर बैकग्राउंड में, पार्श्वभूमि में जाकर के अगर हम चीजों को समझ लेते हैं, तो जो वर्तमान कार्यक्रम है इसको समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि सवाल को समझने का है, सवाल समझने का है। क्योंकि अगर मुझे समझ में आया है, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये बात केवल बताने के लिए नहीं है। जो बात आपको बताई जा रही है, वो बात आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि लोगों में जाकर इसके बारे में आप लोगों को बहस करनी है, चर्चा करनी है और लोगों को जानकारी देनी है। इसके लिए ये जानकारी आप लोगों को दी जा रही है। तो ये पार्श्वभूमि समझकर हम लोगों को इस विषय को जानना और समझना होगा। तो इस पार्श्वभूमि में थोड़ा मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूं। जब साथियों अप्रैल मई में जो चुनाव हुआ, सांसदीय चुनाव हुआ, उस सांसदीय चुनाव के पूर्व की स्थिति के लिए कुछ जानकारी ताकि आप लोगों को आकलन हो जाए, कुछ जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं ताकि आप लोगों को भी अपना जजमेंट बनाने के लिए आसानी हो, आपको समझना आसान है। आपको याद होगा कि चुनाव के पूर्व कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, ये दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों गठबंधन ब्राह्मणों के गठबंधन है, ये ख्याल रखना। बीजेपी चली गई, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस चली गई, बीजेपी आ जाएगी। राजा नाम का ब्राह्मण चला गया, सीताराम नाम का ब्राह्मण आ गया। राजा राम नाम का ब्राह्मण चला गया, सीताराम नाम का ब्राह्मण आ गया। भाई इतना ही फर्क है, समझ में आए? इसलिए उदाहरण आप लोगों को समझ में आए, इसलिए बात बता रहा, इतना ही फर्क है, ताकि कोई ज्यादा फर्क नहीं। तो चुनाव पूर्व की स्थिति में अगर हम लोग जो जानकारी अवेलेबल है जो उसका विश्लेषण करते हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाला जो राजग गठबंधन था, चुनाव लड़ने के पहले से ही राजग गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि भारतीय जनता, भारत की जो जनता है, ये पिछले 4.5 साल तक जो सरकार चली और उस सरकार में सबसे बड़ा कार्यक्रम था प्राइवेटाइजेशन का, सबसे बड़ा कार्यक्रम था निजीकरण का। तो चुनाव लड़ने वाला ये जो राजग गठबंधन है, वो लोग पहले से जानते थे। क्या जानते थे? कि भारत की जनता निजीकरण के विरोध में है। ये बात मैं गोवा में जो चिंतन बैठक बीजेपी के नेताओं की हुई उसके पहले से बोल रहा हूं। गोवा के चिंतन बैठक में बीजेपी के नेताओं ने एक्सेप्ट कर लिया कि निजीकरण के विरोध में जनता है, हम पहले से जानते थे। ये मैं पहले से बता रहा था, मगर पहले बताने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करके ये बताता था। अब उन्होंने एक्सेप्ट ही कर लिया है। फिर भी ये जो सबूत है, ये हमारे जागरण के लिए, हमारे प्रबोधन के लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। इससे ये बात समझना आसान होता है। तो राजग गठबंधन के लोग जानते थे कि भारत की जनता निजीकरण के विरोध में है। इसके सबूत मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि निजीकरण के विरोध में जनता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते थे, चुनाव के पहले जानते थे। क्या सबूत है? सबूत नंबर 1 आपको सबूत बताता हूं ताकि आप लोगों को पता चले क्यों पहले से जानते थे। पहले से जानते थे, इसके क्या सबूत है? पहले से जानते थे, इस बात के सबूत है। सबूत नंबर 1, आपको जानकारी होगी कि राजग गठबंधन ने पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए एक खास मंत्रालय का गठन किया था और अरुण शौरी नाम के पंजाबी ब्राह्मण को, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में किताब लिखा था, आप लोग जानते हो, उसको विनिवेश मंत्रालय बनाकर उसका मंत्री बनाया। विनिवेश मंत्री को मंत्री बनाया। 4.5 साल तक सबसे अहम मंत्री के तौर पर सरकार उसको प्रोजेक्ट करती रही। मुश्किल से मुश्किल काम जो है ये अरुण शौरी कर रहा है। इसके लिए कैबिनेट में उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था। जब चुनाव का समय आया तो अटल और अडवाणी ने अरुण शौरी को बताया कि चुनाव के दौरान तुम अपना चेहरा बिल्कुल मत दिखाना, टीवी पर तो बिल्कुल ही मत आना, अखबारों में भी बिल्कुल मत आना। हो सके तो 2 महीने 3 महीने तक जब चुनाव प्रचार चलेगा विदेश में चले जाए। यानी जिस सरकार का एक प्रभावशाली मंत्री, उस मंत्री को चुनाव के प्रचार प्रसार के कार्य में लगाने की बजाय अटल और अडवाणी ने अरुण शौरी को कहा कि चुनाव के दौरान तुम अपना चेहरा बिल्कुल मत दिखाना, गायब हो जाना। जब चुनाव का कैंपेन चला अरुण शौरी का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि जो कैंपेन समिति बनाई गई थी उससे उसको अलग रखा गया था। ये इस बात का सबूत है क्योंकि अटल अडवाणी इस बात को जानते थे कि लोग निजीकरण के विरोध में हैं। अगर अरुण शौरी को प्रचार में लाया गया तो अरुण शौरी के प्रचार से कम 2-4% वोट जो है, अरे प्रचार में अगर लाया 2-4% वोट और कम हो जाएंगे, पहले से ही कम है और कम हो जाएंगे। सबूत नंबर 1, इसका मतलब है वो पहले से जानते थे कि भारत की जनता निजीकरण के विरोध में है। सबूत नंबर 2, सबूत
की जनता निजीकरण के विरोध में इतनी ज्यादा हो गई है, उनका अटेंशन निजीकरण से हटाकर कोई ऐसे भावनात्मक मुद्दे के तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, तो उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशीपन का मुद्दा इतना ज्यादा उछाला, इसके पीछे का मकसद था, क्या मकसद था? मकसद था निजीकरण के विरोध में जो जनता का आक्रोश है, ये आक्रोश डाइवर्ट कर देने सोनिया गांधी के विदेशीपन के मुद्दे पर। ये दूसरा मुद्दा इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार के लोग चुनाव के पहले से जानते थे कि भारत की जनता निजीकरण के विरोध में है। नंबर 3 सबूत, आप लोगों को 4.5 साल तक बीजेपी और शिवसेना अगर छोड़ दी जाए गठबंधन की, तो राम मंदिर अयोध्या में बनाना चाहिए। इसके लिए किसी भी पार्टी के लोगों ने बीजेपी शिवसेना छोड़कर राजग गठबंधन के सहमति नहीं दी थी। मगर राजग गठबंधन का जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया गया, तो उस मैनिफेस्टो में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं था, राजग गठबंधन का मैनिफेस्टो था, और राजग गठबंधन के मैनिफेस्टो में मंदिर का मुद्दा शामिल किया गया था। रिकॉर्ड में पढ़ लेना। बीजेपी शिवसेना के बाहर के जो दूसरे दल है, उन्होंने भी मंदिर मुद्दे को सहमति दे दी, क्योंकि बीजेपी ने उनको ये कहा कि लोग निजीकरण के बहुत विरोध में हैं, कम से कम मंदिर के नाम पर कुछ दे देंगे, हमारे झोली में भीख डाल देंगे भाई मंदिर के नाम पर। ये भी इशू भावनात्मक इशू है, इससे जनता का अटेंशन डाइवर्ट करना संभव है। तीसरा नंबर का सबूत, सबूत नंबर 4, सबूत नंबर 4, जिन नेताओं ने 4.5 साल तक सरकार चलाई, वो नेता लोगों ने माना अब नेता लोग सरकार चलाने के लिए मजबूत थे, मगर वोट लेने के लिए मजबूर है। जो नेता सरकार चलाने के लिए मजबूत थे, वो वोट कैच करने के लिए, लेने के लिए मजबूर है। वो नेताओं के नाम पर वोट मिलने वाला नहीं है। इसलिए अब नेताओं की जगह अभिनेताओं को लाया जाए। और सबूत आपको बताना, सबूत क्या है? पहले ही 10-12 अभिनेताओं की लिस्ट बीजेपी ने तैयार कर दी कि इनको बीजेपी में लाना है, मगर सारे के सारे अभिनेताओं का नाम एक दिन में घोषित नहीं किया। एक नेता का घोषित करते 2-4 दिन गैप रखते, फिर एक का, फिर 2-4 दिन गैप रखते, फिर एक का, ताकि निरंतर प्रचार में इस मुद्दे को इस तरह से रखा जाए ताकि निजीकरण के विरोध में जो जनमत बना हुआ है, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट किया जाए। तो उन्होंने हर 3-4 दिन, हर 5-4 दिन के बाद में एक अभिनेता का नाम उछालते थे। हेमा मालिनी को भी बीजेपी में शामिल कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हेमा जी आ गई तो पीछे पीछे धर्म जी आने वाले, वो तो पीछे रह ही नहीं सकते, वो आने वाला। ऐसे ही हेमा जी को लाने के बाद धर्म जी आए। धर्म जी को राजस्थान के बीकानेर में सीट दे दी गई, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव भी जीत गए। अगर राजस्थान के किसी आदमी को वहां खड़ा किया गया होता तो संभवतः वो सीट बीकानेर की बीजेपी के लोगों को जितना संभव नहीं हुआ होता। तो वो अभिनेताओं का उपयोग, एक ग्लैमर का उपयोग, लोगों के ऊपर जो उनका प्रभाव है, उस प्रभाव का उपयोग करके वोट लिए जाए। सरकार के 4.5 साल के कार्यक्रम का प्रभाव निगेटिव है, वोट मिलने वाले नहीं है। सबूत नंबर 4, लोग जनता निजीकरण के विरोध में है। एक अटल अडवाणी बीजेपी के लोग पहले से जानते थे। एक सबूत नंबर 4, पांचवा सबूत, भारत इंडिया शाइनिंग फील गुड। आप लोगों को मालूम है
इंडिया शायद भारत का उदय हो गया है, फील गुड हो गया है। मैं भी मानता हूं फील गुड हो गया, मगर फील गुड किसको था? फील गुड था किसको था? फील गुड उन लोगों को था जो वोट देने के लाइन में खड़े ही नहीं रहते। फील गुड था, मगर उन लोगों को था जो वोट देने के लाइन में खड़े ही नहीं रहते हैं। और हम वो लोग हैं जो जिंदगी ही हमारी सारी लाइन है, पानी की लाइन, राशन की लाइन और न जाने और होता बेरोजगारी की लाइन और न जाने कई किस्म की जो लाइन है, हम लोग लाइन में खड़े हैं। और सबसे लंबी लाइन वोट डालने वालों की हमारे लोगों की, हमारे लोग वोट डालते हैं। अटल अडवाणी तो इन लोगों के ऊपर जो उनके ऊंचे जाति के लोग हैं वो वोट नहीं डालते, तो अटल अडवाणी ने ये तक कहा था कि कानून बनाया जाए कि जो वोट नहीं डालेगा वो अपराध होगा, क्योंकि कम से कम कानून बनाने से ऊंचे जाति के लोग वोट डालेंगे, ऐसा इसके पीछे सोच था। और ऊंचे जाति के लोग अगर वोट डालेंगे तो उनका वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ जाएगा, ये उसके पीछे सोच। ये 5 सबूत है इस बात के कि वो चुनाव के पहले से जानते थे भारत की जनता निजीकरण के विरोध में है, इसलिए लोगों की भावनाओं पर, लोगों की धारणा पर पर्दा डालने के लिए और उनकी बातों को डाइवर्ट करने के लिए, इस सोच को, जनमत को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जो 4-5 मुद्दे में आपको बताया, ये इस बात के सबूत है कि चुनाव के पहले से ही वो इस बात को जानते थे कि जनता भारत की निजीकरण के विरोध में है। चुनाव हुआ, चुनाव का रिजल्ट आया, बीजेपी गठबंधन हार गया, कांग्रेस गठबंधन आया। कांग्रेस गठबंधन आया तो ये जो चुनाव हुआ और कांग्रेस गठबंधन आया, जरा इसका हम चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हम थोड़ा सा जानकारी देने में कामयाब हो सकते हैं कि क्या जनता का जनादेश निजीकरण के विरोध में है। तो चलो इसकी आंकड़ेवारी हम लोग ले लेते हैं ताकि और मजबूत किया जाए कि जो मैं हाइपोथेसिस बता रहा था, अब ये मामला केवल हाइपोथेसिस है या अब भ्रम है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हम लोग ले। चुनाव हुआ, आंकड़े हमारे सामने हैं। केरला में कांग्रेस की सरकार है, एंटोनी मुख्यमंत्री, 25 लोकसभा की सीटें, सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम लागू किया, परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस के विरोध में जनता ने जनादेश दिया, 18 लोकसभा की सीटों पर कांग्रेस को हराया। 25 में से 18 सीटों पर कांग्रेस को जनता ने हराया। एक सबूत है कि जनता निजीकरण के विरोध में है। आंकड़े हमारे सामने आ गए। अब मामला हाइपोथेसिस का नहीं, ऊपर आ गया। केरला के ऊपर आए तमिलनाडु, जयललिता मुख्यमंत्री, जयललिता मुख्यमंत्री तमिलनाडु की लोकसभा की सीटें 39, आश्चर्यजनक रिजल्ट, 39 सीटें जयललिता हार गई। एक भी सीट जयललिता चुनाव जीत नहीं पाई। प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम लागू किया, कुछ मुद्दे जयललिता के भी थे, उसमें ऐड हो गए। इस वजह से जयललिता के विरोध में जनादेश 100% चलेगा, 100%। मगर माना जा सकता है कि 30% जयललिता के विरोध में था, 70% निजीकरण के विरोध में था, ऐसा विश्लेषण किया जा सकता है। तमिलनाडु के ऊपर आ जाओ, चंद्रबाबू नायडू राजग गठबंधन का सबसे मजबूत स्टार, विधानसभा के चुनाव के साथ साथ लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव हुआ। जनता ने चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा में भी नकार दिया और जनता ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को विधानसभा में भी नकार दिया और वहां कांग्रेस को चुनाव में जनादेश दिया। अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं
कि अगर जनता ने केरला में कांग्रेस के विरोध में जनादेश दिया तो जनता ने कांग्रेस के समर्थन में आंध्र प्रदेश में जनादेश क्यों दिया? इसका विश्लेषण यह है कि जनता को जो भी प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम अमल में ला रहा है उसका विरोध करना है। विरोध करने के लिए जो भी उपलब्ध पर्याय होगा उस पर्याय का उनको उपयोग करना है। इसलिए जनता ने चंद्रबाबू नायडू को परास्त करने के लिए कांग्रेस के विकल्प को चुना। कांग्रेस का वो समर्थन करना चाहते हैं इसलिए नहीं। उनको चंद्रबाबू नायडू को प्राइवेटाइजेशन के विरोध में परास्त करना है। परास्त करने के लिए उन्होंने कांग्रेस को चुना। कांग्रेस का समर्थन निगेटिव था, पॉजिटिव नहीं था। परास्त करना है इसलिए कांग्रेस को चुना। आंध्र प्रदेश का हमारे सामने सबूत जनता का प्राइवेटाइजेशन के विरोध में जनादेश वो परास्त। कर्नाटका में कांग्रेस का मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस को वहां लोगों ने हराया। विधानसभा में भी कांग्रेस को बहुमत देने से जनता ने इनकार कर दिया। ये आश्चर्यजनक, ये जो कर्नाटका का उदाहरण है, ये उदाहरण अपने आप में अगर कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि जनता का जनादेश यानी आंध्र में कांग्रेस के समर्थन में और जस्ट उसके साथ में लगा हुआ जो स्टेट है उस स्टेट में कांग्रेस के विरोध। इसका मतलब है जनता जो भी उपलब्ध पर्याय है प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के लिए उसका चुनाव कर रही है। एक क्लियर मैंडेट, क्लियर जनादेश हमको समझ में आता है कि ये जो जनादेश है ये जनादेश प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है। यानी दो बातें मैंने आपको बताई। एक हाइपोथेसिस करके समझाया कि जनता प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है। चुनाव का रिजल्ट आया, रिजल्ट का विश्लेषण करके बताया कि जनता का जनादेश निजीकरण के विरोध में है। अब ये मामला हाइपोथेसिस का नहीं रहा, कंफर्म हो गया कि जनता निजीकरण के विरोध में है। अब जनता निजीकरण के विरोध में है, इसके और तीन बहुत मूलभूत सबूत हैं। नंबर एक, भारत के संसदीय इतिहास में कम्युनिस्टों को 64 सीटें, 64 सीटें कभी भी मिली हो ऐसा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। कम्युनिस्टों ने झूठ मूठ का ही विरोध प्राइवेटाइजेशन का क्यों न किया हो, मगर जनता ने प्राइवेटाइजेशन के विरोध की वजह से उनको साथ दिया है। ये बात अलग है कि कम्युनिस्ट लोग जो है ये जो जनता ने उसको जनादेश दिया उसको निभाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारे सामने भी आ रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको सबूत पेश करूंगा, सबूत दे दूंगा ताकि आपको पता चले। दूसरा सबूत है, अटल बिहारी उत्तर प्रदेश से चुनकर गए थे। उत्तर प्रदेश में 81 लोकसभा की सीटें है। पिछले चुनाव में बीजेपी को 31 लोकसभा की सीटें मिली थी। आउट ऑफ 81 लोकसभा की सीटें है उसमें 31 सीटें बीजेपी को मिली थी। 81 में 31 सीटें बीजेपी को मिली। अब चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद 81 में अब उनको केवल 10 सीटें मिली। 81 में 10 सीटें मिली। क्लियर मैंडेट है कि जनता का जो जनादेश है वो प्राइवेटाइजेशन के विरोध में है। बीजेपी ने जिस कल्याण सिंह को अटल बिहारी के विरोध में गाली गलौज करते हैं करके पार्टी से निकाला था, हाथ पैर जोड़कर कल्याण को बीजेपी में लिया। कल्याण को बीजेपी में लेने के बावजूद भी कल्याण भी बीजेपी का कल्याण नहीं कर पाए। कल्याण भी बीजेपी का कल्याण नहीं कर पाए और पिछला जो रिकॉर्ड था 31 सीटों का उससे नीचे 10 लोकसभा की सीटें उनको केवल मिली। एक क्लियर मैंडेट है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी को 182 सीटें पिछले लोकसभा में थी, अब उनको 138 सीटें मिली। 44 सीटों का लॉस हुआ। बीजेपी को
को 44 सीटों का लॉस हुआ। कांग्रेस को 111 सीटें पिछले लोकसभा में थी, अब उनको 143 सीटें मिली, 32 सीटों का फायदा हुआ। बीजेपी को 44 सीटों का नुकसान हुआ, कांग्रेस को 32 सीटों का फायदा हुआ। अगर जनता भारत की कांग्रेस को बीजेपी का विकल्प मानती तो बीजेपी को अगर 44 सीटों पर नुकसान पहुंचाया तो कांग्रेस को 44 सीटों का फायदा होना चाहिए था, मगर जनता ने 44 में से केवल 32 सीटें बीजेपी से छीनकर जो 44 ली, उसमें से 32 कांग्रेस को दी और 12 सीटें कुछ और को दी। सिद्ध है जनता कांग्रेस को बीजेपी का विकल्प मानने के लिए राजी नहीं है। आंकड़ों की भाषा समझा रहा हूं, क्योंकि आंकड़ों की एक भाषा होती है, आंकड़ों को इंटरप्रीट करना पड़ता है, तब जाकर के आंकड़ों की भाषा समझना संभव होता है। आंकड़ों की भी भाषा होती है और वो बात को समझना जरूरी होता है। ये साइकोलॉजी का मामला है और ये विश्लेषण का मामला है, इससे ही ये बातें समझ में आती है। अब बात क्या सिद्ध होती है कि कांग्रेस को जनता विकल्प मानने के लिए तैयार नहीं है बीजेपी का। कांग्रेस को 143 सीटें मिली है, टोटल सीटें 543 है। 543 सीटों में कांग्रेस को सीटें मिली 143 सीटें। कांग्रेस को भारत पर राज करने का जनादेश भारत की जनता ने नहीं दिया। ये है ओवरऑल आउटकम हमारे ये सारे विश्लेषण। अब इससे क्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ओवरऑल निजीकरण की जो पॉलिसी है इसके विरोध में भारत की जनता है, ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया है। निजीकरण के विरोध में भारत की जनता है, एक कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष माना, कम्युनिस्टों ने इसके लिए जोर लगाया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने विनिवेश मंत्रालय जो बीजेपी गठबंधन ने बनाया था, विनिवेश मंत्रालय खत्म कर दिया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में निजीकरण का कार्यक्रम लागू नहीं किया जाएगा, इस बात को एक्सेप्ट किया गया। जब इस बात को एक्सेप्ट किया गया तो चिदंबरम का जो बजट आया, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और जो चिदंबरम का बजट है, इसमें आपस में किसी किस्म की कोई समानता नहीं है। चिदंबरम का बजट है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से उससे कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब है अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और द गवर्नेंस अगर ये बनाया गया तो उसको पूरा करने के लिए बजट क्यों नहीं बनाया, और बजट में जो चीजें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इनकार कर दी गई और उसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम निजीकरण का, तो उन्होंने एरोड्रम के निजीकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया, बीमा के निजीकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया, दूरसंचार के निजीकरण के कार्यक्रम को और बढ़ावा देने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। ये जो कार्यक्रम उन्होंने बनाया, ये कार्यक्रम जो उन्होंने बनाया, ये इस बात का सबूत है। क्या सबूत है कि एक घोषणा है और एक प्रैक्टिस है। एक घोषणा है, एक प्रैक्टिस है। यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो घोषणा की गई है, प्रैक्टिस उसके विरोध में है। प्रैक्टिस में और घोषणा में आपस में किसी किस्म का तालमेल नहीं है, मगर तालमेल है या नहीं है इसकी जानकारी भारत के जनता को नहीं है। इसलिए वो ऐसा मानकर चल रहे हैं हमारे लोग कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही लागू हो रहा है, तो इसलिए हमारे लोग संतुष्ट है कि संकट टल गया। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बैकग्राउंड के साथ में ये समझा रहा हूं कि अगर भारत की जनता, कुछ लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि निजीकरण को विरोध करना संभव नहीं है, निजीकरण को रोकना संभव नहीं है। भारत की जनता ने चुनाव में वोट देकर निजीकरण को रोकने का काम किया।
दिया, रोकने का काम किया उन्होंने। और रोकने का काम करने की वजह से शासक जाति के लोग शासक जाति की जो निजीकरण की जो नीति है ये संकट में है। क्या लगना ये संकट में है? और इसीलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उन्होंने भी निवेश मंत्रालय खत्म कर दिया। एक बात होता है ये शासक जाति की निजीकरण की नीति संकट में है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग कंपेयर करते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया, यानी क्या घोषणा की और क्या प्रैक्टिस किया। इसको साइमल्टेनियसली हम लोग थोड़ा सा देख लेते ताकि पता चल जाए। नंबर 1, बेरोजगारी निर्मूलन करने के लिए उन्होंने कॉमन मिनिमम में कार्यक्रम बनाया, मगर बजट में इसके लिए किसी किस्म के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, क्योंकि ये भी हमारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे ही लोगों को सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और वहां किसी किस्म का कोई कानून, भारत में 57 साल के आजादी में किसी किस्म का कोई कानून अवेलेबल नहीं है। सबसे ज्यादा शोषण अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है और वहां कोई कानून नहीं है। इसके लिए किसी किस्म का कोई रोजगार, बेरोजगारी निर्मूलन का कोई कार्यक्रम बजट में किसी किस्म का घोषित नहीं किया गया है। जो घोषणा है वो सिंपली धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं। दूसरा मुद्दा, विनिवेश मंत्रालय का जो विभाग था उसे रद्द कर दिया गया और बजट में एक नया विभाग बनाया गया। देखो धोखेबाजी कैसे की गई। आपको बताया विनिवेश मंत्रालय खत्म और दूसरा विभाग खोला। उस विभाग का क्या नाम रखा? उस विभाग का नाम रखा पुनर्गठन विभाग, रीऑर्गेनाइजेशन से। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश ये शब्द था, डिसइन्वेस्टमेंट। अब उसको खत्म कर दिया। उसको खत्म करने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन सेल बना। अब ये जो शब्द है रीऑर्गेनाइजेशन सेल, इसमें आप जो करना चाहो कर सकते हो। ये ऐसा शब्द है, ये जो ऐसा शब्द है रीऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसमें आप डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसमें आपके मन में जो आए वो कर सकते हो। ये एक धूल शब्द है। इसमें आप सरकार चाहे जो कर सकती है। यानी विनिवेश खत्म कर दिया, रीऑर्गेनाइजेशन बना दिया। इसका मतलब मामला बना के रखा, मंत्रालय खत्म कर दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक सेल अलग खोल दिया गया। यानी जो मंत्रालय था उसको सेल में कन्वर्ट कर दिया गया। सिंपल इतना हो। ये धोखेबाजी हमें पता ही नहीं, हमारे लोगों को जानकारी नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात, निजीकरण में आरक्षण देने की चर्चा शुरू कर दी। अब ये जो मुद्दा है निजीकरण में आरक्षण देने की जो चर्चा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या लिखा हुआ है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिखा हुआ है निजीकरण में आरक्षण देने की चर्चा करेंगे। हमारे लोगों ने क्या समझा? हमारे लोगों ने समझा निजीकरण में आरक्षण देंगे। उन्होंने क्या लिखा? निजीकरण में आरक्षण देने की चर्चा करेंगे। हमारे लोगों ने क्या समझा? आरक्षण देंगे। समझने की बात है। उन्होंने क्या लिखा? निजीकरण में आरक्षण देने की चर्चा करेंगे। ये जो उन्होंने मुद्दा लिखा, इससे सुशील कुमार सिंह भी भ्रम में पड़ गया। ये बेवकूफ आदमी है। वो आपका मुख्यमंत्री है, मतलब बेवकूफ है तो बेवकूफ ही है भाई। तो बेवकूफ भी साबित करता हूं मैं आपके सामने। उसने सोचा कि देना चाहता, इसने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण का निर्णय ले लिया।
निर्णय लेने के बाद अंबानी ने कहा कि हम महाराष्ट्र छोड़कर चले जाएंगे, बजाज ने महाराष्ट्र छोड़कर चले जाएंगे। जब ये टीवी में और अखबार में छपकर आया, हाई कमांड ने सुशील कुमार शिंदे को मैसेज दिया, जरा दिल्ली आ जाओ। सुशील कुमार दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद में सुशील कुमार को कान पकड़ा है कमांड ने, कहा अरे चर्चा की बात है भाई, चर्चा का कुछ इतना चाहिए, दिल्ली की बात होगी, चर्चा की बात होगी। सुशील कुमार ने अंदर ही अंदर कहा अच्छा मैंने मुझे तो ऐसा लगा दिल्ली की बात। जब से दिल्ली से सुशील कुमार वापस आया था, सबसे प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण की बात करने बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो एक प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण देने की चर्चा करेंगे, और कितने साल करेंगे? 5 साल। कितने साल कर देगा? 5 साल। 5 साल चर्चा करेंगे तो हमारे लोग बोलेगा आपने 5 साल में हमको आरक्षण दिए ही, तो वो कहेंगे भी हमने तो चर्चा करने का आश्वासन दिया था, अब आपने समझा देंगे तो ये गलती तो हमारी है नहीं, हमने केवल आपको चर्चा करने की बात कही थी, चर्चा कर रहे हैं, और भी अगले चुनाव में भी हम लोग चर्चा करेंगे और अगले चुनाव, क्योंकि हम चर्चा इसलिए करते रहते हैं क्योंकि चर्चा से ही आप खुश हो जाते हो। आप लोग इतने अल्पसंतुष्ट हो कि चर्चा से ही खुश हो जाते हो। तो जब आप चर्चा से ही खुश हो जाते हो, जैसे गांधी जी ने कहा, गांधी जी का ही नियम कि सीबीआई मेरा एक प्रोविंस था, तो डॉक्टर खेर नाम का ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो खेर ने एक अग्निभोज नाम के अछूत को मंत्री बनाया। अग्निभोज नाम इंदौर का था। तो गांधी जी को पता चला, गांधी ने सरदार पटेल को कहा जाओ खेर के पास, उसको कहो कि ये जो अछूत है इसको मंत्रिमंडल से निकालो, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल से नहीं निकालोगे इसका हौसला बढ़ जाएगा, और प्रधानमंत्री अछूतों को मंत्री बनाते रहेंगे तो प्रधानमंत्री बनने का कब देखते रहेंगे भाई, खतरनाक बात, इसको निकालो मंत्रिमंडल से। सरदार पटेल खेर के पास गए, खेर को कहने लगे गांधी जी का ऐसा कहना है। खेर ने कहा नहीं गांधी जी ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं, गांधी जी तो प्रतिदिन हरिजन कल्याण हरिजन कल्याण हरिजन कल्याण नाम का राग लगाते रहते हैं, मेरा एक भी नहीं है ऐसा गांधी जी कह सकते। सरदार पटेल को डॉक्टर खेर ने वापस लौटा। सरदार पटेल गांधी जी के पास गए, कहने लगे सु बापू जी, बापू बोलता था, गांधी को बापू बोलता था सरदार, तो इसके बदले में गांधी उसको सरदार बोलता था। तो गांधी जी को सरदार ने बताया कि वो गांधी जी वो डॉक्टर खेर को ये कह दिया गांधी जी डॉक्टर खेर को ये कह दिया कि आप हरिजन कल्याण हरिजन कल्याण हरिजन कल्याण का लाभ लाते रहते हो, वो आपको ऐसा निकालने की बात कह नहीं सकते। गांधी ने पत्र लिखा, डॉक्टर खेर आप ठीक कहते हो, मैं हरिजन कल्याण का लाभ लाते रहता हूँ, प्रतिदिन हरिजन कल्याण की बात करते रहता हूँ, हरिजनों के बीच में जब भी जाता हूँ ये बात मैं कहते रहता हूँ कि हरिजनों का कल्याण होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं ऐसी बात कहने से हरिजन खुश हो जाते हैं, और जब मेरे कहने से हरिजन खुश हो जाते हैं तो करने की क्या जरूरत है। जब कहने मात्र से हरिजन खुश हो जाते हैं तो अमल करने की क्या जरूरत है। कांग्रेस के आज के जो नेता लोग हैं, एक गांधी के असली वारिसदार लोग हैं, 200% असली वारिसदार लोग हैं, एक दफा चर्चा कर रहे हैं, और देने लेने की कोई बात नहीं है। अगर देना होता तो 100 साल तक जिन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया वो लोग खुद देने की बात कर रहे हैं। बड़ा अजीब मामला है, जिन्होंने 100 साल तक आरक्षण का विरोध किया वो लोग आरक्षण देने की बात करेंगे, अपने से करेंगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये परिवर्तन उनके अंदर क्यों आया? इसलिए आया कि जनता ने निजीकरण के विरोध में
जनादेश दिया, इससे निजीकरण संकट में फंस गया। संकट में फंसने की वजह से निजीकरण का संकट दूर करने के लिए कांग्रेस ने दाव पेच खेला। क्या दाव पेच खेला? कि उन्होंने निजीकरण में आरक्षण देने के लिए हमारे लोगों को उकसाने का काम शुरू कर दिया कि भाई निजीकरण में आरक्षण की मांग करो। जब हमारे लोग निजीकरण में आरक्षण की मांग करना शुरू कर दिया तो निजीकरण में आरक्षण की मांग करने से क्या होता है? सबसे पहला परिणाम तो ये होता है, निजीकरण में आरक्षण की मांग करने से निजीकरण का विरोध करना बंद करना पड़ता है। 4 महीने पहले जिन लोगों ने निजीकरण के विरोध में जनादेश दिया, अगर वही लोग निजीकरण में आरक्षण की मांग शुरू करते हैं तो उनको निजीकरण का समर्थन पहले करना पड़ता है। निजीकरण में आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो भविष्य का मामला है, मिलेगा या नहीं मिलेगा भविष्य का मामला है। मगर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको निजीकरण का समर्थन करना पड़ता है। जब आप निजीकरण का समर्थन करोगे तो स्वाभाविक है निजीकरण का कार्यक्रम ज्यादा तेजी से अमल में लाया जाएगा। जब निजीकरण का कार्यक्रम ज्यादा तेजी से अमल में लाया जाएगा तो गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होगा। गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर का अगर प्राइवेटाइजेशन हुआ तो इन 2 ही सेक्टर में रिजर्वेशन लागू है। अगर इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ तो वर्तमान संवैधानिक आरक्षण खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि निजीकरण में आरक्षण की मांग करने का मतलब है वर्तमान संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने के लिए उनको सहमति देना, अर्थात उनके षड्यंत्र में शामिल होने के बराबर है। तो ये एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र है। और हमारे जो भोले शंकर लोग हैं, भोले शंकर समझते हो ना, जो हमारे लोग हैं भोले शंकर, भोले शंकर लोगों को समझ में ही नहीं आता। वो आरक्षण बोल दिया कि बोल दे, बहुत अच्छी बात है भाई, प्राइवेट गवर्नमेंट का तो रहेगा, निजीकरण का भी मिलेगा, 2 हो जाएगा, बढ़िया है। ना ये रहेगा ना वो मिलेगा, ना ये रहेगा ना वो मिलेगा, रफा दफा हो जाएगा। एक भयानक षड्यंत्र का मामला है। यानी घोषणा क्या है? आरक्षण देने की, और प्रचार जो है ये आरक्षण देने का, प्रैक्टिस क्या है? इसे खत्म करने का एक कार्यक्रम किया है। ये दोनों चीजें हम लोग को समझना होगा। साइमल्टेनियसली एक मुद्दा बता करके मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, भूखमरी समाप्त, 20 करोड़ 85 लाख लोग भूखमरी के कगार पर प्राइवेटाइजेशन की वजह से पहुंच गए हैं। भूखमरी समाप्त करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अनाज जनता तक पहुंचाने का कार्यक्रम किया जाए। ऐसा कोई कार्यक्रम चिदंबरम के बजट में घोषित नहीं किया गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में अनाज सड़ रहा है। 4000 करोड़ का गेहूं और चावल चूहा खा रहा है, मगर हमारे लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से लोग मर रहे हैं। यानी जो भूखमरी के लिस्ट में शामिल हो गए हैं, तो एक लिस्ट बनी है, इस लिस्ट में भूखमरी की लिस्ट में लोग शामिल हो गए 20 करोड़ 85 लाख। यानी कुछ लोगों का नंबर पहले लिस्ट में लग गया, कुछ लोगों का नंबर दूसरे लिस्ट में लगने वाला है, और जो दूसरे लिस्ट में बच जाएंगे उनका नंबर तीसरे लिस्ट में लगने वाला है। और फाइनल एक चौथी लिस्ट है जिसमें आप लोगों का भी नंबर लगने वाला है। हर हालत में, किसी भी हालत में कार्यक्रम चल रहा है। 2020 तक का कार्यक्रम, ये 2020 तक का राउंड अप करने का कार्यक्रम चल रहा है सारा का। टाइम बॉन्ड प्रोग्राम, उनका भी टाइम बॉन्ड प्रोग्राम है। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई, 2009 तक हम रिटेलिएशन करने लायक अगर अपने समाज को खड़ा कर देते हैं तो संभव है, और कोई विकल्प है नहीं। तो ये जो भूखमरी का मामला है, इसके लिए बजट में किसी किस्म का कोई प्रोविजन नहीं है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन करने का कोई व्यवस्था बनाई नहीं गई है। नंबर 5, चिदंबरम का जो बजट है, इस बजट में जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये निजीकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। तो इन सारी बातों से क्या सिद्ध होता है?
इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि बीजेपी गठबंधन की सरकार चली गई और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आई है, बस इतना ही परिवर्तन हुआ है। सिंपली राजा राम गया, सीताराम आ गए। चाहे राजा राम आ जाए हमारे लिए, चाहे सीताराम आ जाए, ब्राह्मण चाहे राजा राम नाम का आ जाए या सीताराम नाम का आ जाए, सत्ता में परिवर्तन हो गया है, मगर शासक जाति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये कंक्लूजन आप ध्यान रखना। सत्ता में परिवर्तन हो गया है, शासक जाति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हो क्या रहा है? सिंपली प्रोपोगंडा किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है। हमारे लोगों की एक साइकोलॉजी उन्होंने जान ली कि जिस बात का प्रचार होगा लोग समझेंगे, वही बातें अमल में लाई जा रही है। लोगों के पास समीक्षा करने का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। लोकतंत्र में लोगों के पास समीक्षा करने की एक व्यवस्था लोकतंत्र का निर्माण करने वाले लोगों ने बनाई थी। वो क्या था कि जब एक विधायिका है जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है, कार्यपालिका पर सरकार का नियंत्रण होता है, न्यायपालिका में भी वही लोग रहते हैं। अगर उनमें विवाद होता है तो जनता के हित में न्यायपालिका को फैसला देना चाहिए। विधायिका पर ब्राह्मण का नियंत्रण, कार्यपालिका पर ब्राह्मण का नियंत्रण, न्यायपालिका पर ब्राह्मण का नियंत्रण। तो लोकतंत्र में प्रचार माध्यम जनता के समर्थन में खड़ा होना चाहिए, जनता को जगाने का काम करना चाहिए। मगर भारत का जो प्रचार माध्यम है ये ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम है। बनिया इसका मालिक है, ब्राह्मण इसका संपादक है, पत्रकार है। इस तरह से एक बनिया अगर सोच ले हमारा सत्यानाश करने का तो सत्यानाश कर सकता है। एक ब्राह्मण अगर सोच ले कि हमारा सत्यानाश कर ले तो कर सकता है। मगर दो सत्यानाश की योजना बनाने वाले लोग इकट्ठा आते हैं तो सत्यानाश करने की उनकी क्षमता और बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम ये लोगों को इसके बारे में शासक जाति के घोषणा और व्यवहार की समीक्षा करने का काम प्रचार माध्यम को करना चाहिए और जनता को इसके बारे में अवगत करना चाहिए। ये जो लोकतंत्र में जिम्मेदारी प्रचार माध्यम की होती है, भारत का प्रचार माध्यम इस तरह की जिम्मेवारी निभाने का कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो शासक जाति का ही अभिन्न हिस्सा है। शासक जाति का ही अभिन्न हिस्सा है। ये आज की सिचुएशन है, ये परिस्थिति है। अब आखिरी बात कहेगा जो सबसे ज्यादा भयानक है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे आपने जनादेश प्राइवेटाइजेशन के विरोध में देने के बावजूद भी सरकार आपके जनादेश के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है और सरकार को डर भी नहीं लग रहा है कि इससे विद्रोह खड़ा हो सकता है। आमतौर पे विद्रोह का खतरा होता है, सरकार को डर क्यों नहीं लग रहा है विद्रोह खड़ा होने का? क्या कारण है? उसका मूलभूत कारण मैं आपको बताता हूं। आज के तारीख में हम लोग, भारत के लोग बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं, बहुत बड़े संकट में। संकट क्या है? वो संकट है बाइपोलर सिस्टम। वो संकट क्या है? वो संकट है बाइपोलर सिस्टम, द्विदलीय शासन प्रणाली। बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। ये दोनों के दोनों ब्राह्मण हैं, एक ब्राह्मण जाता है तो दूसरा ब्राह्मण आता है। इसलिए वो सोचते हैं कि नीतियों में परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है। जनता क्या कर लेगी? कांग्रेस के विरोध में जनादेश देगी, हाँ बीजेपी आ जाएगी। ब्राह्मण का क्या करें? ब्राह्मण का क्या करें? बीजेपी आएगी तो भी ब्राह्मण का कल्याण, कांग्रेस आएगी तो भी ब्राह्मण का कल्याण। ब्राह्मण के विरोध में जाकर के कोई भी कार्यक्रम लागू होने वाला नहीं है। इसलिए जनता ने जनादेश देने के बावजूद भी, निजीकरण के विरोध में जनादेश देने के बावजूद भी वो बिल्कुल किसी किस्म की बात मानने के लिए राजी नहीं है।
निजीकरण के विरोध में जनादेश देने के बावजूद भी उनको किसी किस्म का डर नहीं लग रहा है कि विद्रोह खड़ा हो सकता है। इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि कांग्रेस को ऐसे लगता है जनता ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, अगले चुनाव तक तो हम रहेंगे और अगले चुनाव के बाद में अगर उन्होंने हमको हरा दिया बीजेपी आ जाएगी और बीजेपी आएगी तो कांग्रेस की नीतियों का ही अनुसरण आगे करेगी। बीजेपी को गारंटी है अगर कांग्रेस आ गई तो चिदंबरम ने चेन्नई ने जो भाषण किया और सोनटके जी ने जो बताया, क्या बताया, पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों पर पानी फेरने का काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर, कोई हटाओ नहीं रखा, कंफ्यूजन नहीं लगा। दूसरी बात क्या कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो करना चाहिए था, सत्यानाश करना चाहिए था, मगर जो नहीं किया जो उसकी व्याख्या है वो लोग हम लोग को समझना। जो कुछ बचा कुचा सत्यानाश का मामला है वो हम देखेंगे, वो करना होगा भाई। हम नहीं करेंगे तो हमारा ही सत्यानाश हो जाने वाला है। तो ये जो शासन जाति, ये जो द्विदलीय प्रणाली है, बाइपोलर सिस्टम है, इस बाइपोलर सिस्टम ने कितना भयानक परिणाम किया, मैं आपको वो भयानक परिणाम बताऊंगा। आपको वोट का अधिकार है, आपको वोट का अधिकार है, 85% लोगों को वोट का अधिकार है। एक गठबंधन है कांग्रेस का, एक गठबंधन है बीजेपी का। अगर आपको बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा, कांग्रेस को हराना है तो बीजेपी को लाना पड़ेगा। आपको वोट का अधिकार है, आपको वोट देना है या तो कांग्रेस गठबंधन को, आपको वोट देना है या तो बीजेपी गठबंधन को। आपको संविधान ने वोट का अधिकार दिया, इसका कोई वैल्यू है क्या? आपके पास आपकी अपनी इच्छा के अनुसार सरकार चुनने की कोई परिस्थिति भारत में बची है? जो भयानक परिस्थिति है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि हम लोग बहुत भयानक संकट में फंस गए और इतने भयानक संकट में फंस गए कि मुझे ऐसा लगता है कि जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं उनकी मजबूरी है कि उनको आइदर बीजेपी गठबंधन में शामिल होना है या आपको कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होना है और नेतृत्व बीजेपी का या नेतृत्व कांग्रेस का ही मानना है। इसका परिणाम ये होगा कि अगर बीजेपी गठबंधन का सरकार आएगी तो ब्राह्मण का नेता होगा और नेता ब्राह्मण का होगा तो नीति ब्राह्मण की होगी, ब्राह्मण की नीति होगी तो हमारे कल्याण का कोई भी कार्यक्रम अमल में ना लाने के बावजूद भी वो आपका सत्यानाश कर सकते हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा उनका मानना है। इतना भयानक परिस्थिति है। और हमारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, क्या इनको ऐसा है ये यहाँ पर पहुंच गए, प्रबोधन करने का काम करने का है ना, प्रबोधन करने का तो मालूम होना चाहिए ना इंटेलेक्चुअल को मालूम है कि कौन से संकट में हम लोग फंस गए हैं। दूसरे की छोड़ो, दूसरे लोगों की छोड़ो, हम लोगों के जो इंटेलेक्चुअल है क्या हम लोगों को मालूम है? अगर उनको ये मालूम नहीं है तो वो इसका विकल्प खड़ा करने का कोई काम प्रारंभ कर सकते हैं। आज प्रारंभ करेंगे 2 साल के बाद में होगा ना। आज अगर प्रारंभ करेंगे तो 10 साल के बाद विकल्प तैयार होगा। अगर आज प्रारंभ नहीं करेंगे और 10 साल के बाद में प्रारंभ करेंगे तो कुछ होने वाला है? कुछ भी होने वाला नहीं है। इतने भयानक संकट में साथियों हम लोग फंसे हुए हैं और इस भयानक संकट से निकलने का केवल एक ही रास्ता है। ये बात मैं आप लोगों को निराश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके चेहरे देख रहा हूं कि मेरे इन बातों को कहने से आप लोगों के मन पर आप सुन्न हो गए थे। मैं समझता हूं इसके बावजूद भी बहुत भयानक सिचुएशन है, मैं सारी चीजें नहीं बता सकता क्योंकि आपका कलेजा इतना मजबूत नहीं है कि सारी चीजें आप बर्दाश्त कर सकते हो। बहुत सी चीजें इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए बहुत मुश्किल बात है। ये निराश करने के लिए नहीं कह रहा,
मैं आपको बता रहा हूं संकट की कौन सी घड़ी में, कौन से स्थिति में, कौन से लेवल में हम पहुंच गए। संकट की भी एक लेवल है, कौन से लेवल में पहुंच गए हैं, और उस लेवल में जो पहुंच गए हैं वहां से निकलने का लेवल का जानकारी होगी तो रास्ता निकालने का तरीका बनाया जा सकता है। तो रास्ता क्या है? एक ही रास्ता है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। उनका कार्यक्रम 2020 तक का है, तो हमको 2010 तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करना होगा। अगर राष्ट्रव्यापी आंदोलन आप खड़ा कर सकते हो, सारा का सारा मामला उल्टा कर सकते हो, एकदम उल्टा। चिदंबरम आपको खड़ा दिखता है, एकदम उसको ऐसा उल्टा लटकाने का, उसके पैर ऊपर, मनमोहन को नीचे, उसका सर उसके पैर ऊपर, ऐसा लटका सकते हो। अगर सत्ता आपके पास में है, वो भारत का संविधान है, संविधान को बगैर हाथ लगाए सारा संविधान के विरोध में कार्यक्रम चल रहा है। संविधान को हाथ बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। कल सालुंके सर ने आपको बताया कि प्रतिक्रांति उम्र ड्यावर के उनके ले दिया है। ये जो सेंटेंस उन्होंने कहा था, सबूत उन्होंने दिया नहीं था। मैंने सोचा वो जो प्रतिक्रांती उंबर ड्यावर उनके ले लिया आहे ती प्रतिक्रांती काय आहे आणि ती प्रतिक्रांती कशी करण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत, त्यासाठी मेथड आणि मेथोलॉजीचा कुठल्या पद्धतीने वापर करत आहेत, ये बात मैंने आपको समझाई। एक ही उपाय है कि हमको राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करना होगा, और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करने के लिए भी हम सबके कार्यकर्ताओं को ये बार बार समझाता हूं, एक जानकारी की बात, एक रियलाइजेशन की बात। जैसे जैसे जानकारी और रियलाइजेशन में अंतर क्या है? अगर आग में उंगली डालोगे तो बहुत आग होती है, मैं क्या कह रहा हूं आपको, जलन होती है, ये आपको समझा रहा हूं। मगर आपको जो जानकारी दे रहा हूं तो उंगली उससे जलती थोड़ी आपकी, जानकारी दे रहा हूं चलने की, तो क्या आपको चलने का एहसास होता है? नहीं, जानकारी होती है, एहसास नहीं होता। जानकारी होती है, एहसास नहीं होता। इसीलिए एक जानकारी होती है, एक रियलाइजेशन होता है, दो चीजें अलग है। जो मुझे जानकारी है, मुझे रियलाइजेशन है, मैं आपको जानकारी देता हूं तो आपको रियलाइजेशन होता ही होगा, जरूरी नहीं है। और अगर आपको रियलाइजेशन होता होगा तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने ये नहीं सोचा होता राष्ट्रीय अधिवेशन करो, फंड जो है, फंडिंग करने का जो काम है अभी रहने देते हैं, राष्ट्रीय अधिवेशन के समय ऐसा जुड़ा हुआ मामला है। मुझे रियलाइजेशन है, इसलिए मैं समय हाथ से गंवाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, एक दिन भी गंवाने के लिए मैं राजी नहीं। समय ही तो है जो काबू कर सकते हो, समय ही है जो आपके हाथ से सारा मामला निकल जाएगा, समय ही है। डॉक्टर नब देखता है 2 घंटे लेट हो गए, बचा सकता था, बचा सकता था, ज्ञान है, जानकारी है, स्किल है, हथियार है, उसको बचा सकता था, नहीं बचा सकता। 2 घंटा लेट हो गया है, टाइम डायमेंशन बिल्कुल समय से, समय हाथ से मत जाने दो। टाइम को या तो काबू कर लो, वरना टाइम आपको काबू करने वाला है। समय को काबू कर लो, नहीं तो समय आप पर काबू करने वाला है। इसलिए समय का महत्व समझो, और समझकर जितने ज्यादा रिसोर्सेस हमें उपलब्ध होंगे उतने कम समय में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो सकता है और इसे रोका जा सकता है। ये आंदोलन से ही रोका जा सकता है, पॉलिटिकल प्रोसेस से रोकना मुझे ऐसा लगता है संभव नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल प्रोसेस को प्रभावित नहीं करना चाहिए। जन आंदोलन होगा तो पॉलिटिकल प्रोसेस प्रभावित जरूर होगी, उसको प्रभावित करना ही होगा। मगर आज के सिचुएशन में मुलायम सिंह यादव
शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, मायावती है, बहुत है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आए जरा बीजेपी गठबंधन, नहीं तो कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी गठबंधन, या तो इधर जाओ या तो उधर जाओ, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सेदार है, मेंबर पार्लियामेंट है, मगर उस मेंबर पार्लियामेंट का इफेक्ट नील है, जीरो है। ये सिचुएशन, एक कंक्लूजन बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए बता रहा हूं। आंदोलन, जन आंदोलन पर्याय है, जन आंदोलन विकल्प है, और कोई केवल आंदोलन नहीं, जन आंदोलन। इसलिए 15 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करने का हमने प्लान बनाया हुआ है 2009 का। इसको अपने अपने स्तर पर जितने जल्दी हो सके अपने अपने स्तर पर इसको अमल करो। नेटवर्किंग का, सोशल नेटवर्किंग का कार्यक्रम लागू करो। अगर आप करोगे उतना ज्यादा हिस्सेदारी जनता के आंदोलन में होगी, जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी हम लोग इसको रोकने में कामयाब हो जाएंगे। ये करना होगा, ये करने का आप प्रयास करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी।